भाभी क्या हुआ था हमारे सुरेश भाई को? मधु ने सुलोचना जी से प्रश्न किया। क्या बताए दीदी, खा गई यह डायन हमारे सुरेश को, कहकर बहू और उसके बच्चियों की तरफ इशारा करते हुए सुलोचना देवी ने गला फाड़कर रोने की कोशिश की। दुख कितना भी बड़ा हो, लगातार रोते हुए तो आत्मा तक थक जाती है। आखिर कोई कितना रोएगा। चुपचाप मालती को कमरे में उसकी बेटियां घेरे बैठी थी। तब तक रिया ने भावहीन चेहरे के साथ ट्रे में चाय लाकर सामने रख दी और बोली, दादी पापा का हार्ट फेल हुआ था, उन्हें किसी ने खाया नहीं है। भई बड़ी मुफ्फट है ये लड़की रिया, है बित्ते भर की, पर अभी से जवान इतनी चलती है कि पूछो मत, राम जाने क्या होगा इनका। कहते हुए सुलोचना जी ने अग्नि दृष्टि से अपनी बहू को घूर कर देखा। सास सुलोचना के बिगड़े तेवर देखकर जान हलक में आ गई मालती की। उसने क्रोध से अपनी बेटी से कहा, रिया क्या तुमने फिर आज दादी को पलटकर जवाब दिया है? उत्तर में उसने भरी आंखों के साथ अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उसके हाव भाव से मालती की समझ में आ गई कि अवश्य गलती इसकी नहीं होगी। फिर भी उसने अपनी आवाज में वजन लाते हुए कहा, माफी मांगो उनसे, वो तुमसे बड़ी है। क्योंकि मम्मी बिना गलती उनसे सवाल किया। उसने उत्तर दिया, हाँ अब गलती हो या ना हो तो भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी। माफ़ी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। हमेशा आगे बढ़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेने वाला बड़ा होता है। उससे भगवान जी भी खुश होते हैं। मालती ने समझाते हुए कहा, और खुद गलती कर कर दूसरों से माफ़ी मंगवाने वाले को क्या कहते हैं? क्या उन्हें भगवान जी कुछ नहीं कहते मम्मी? रिया ने आक्रोशित स्वर में प्रश्न किया। कहते हैं ना बेटा, और दंड भी देते हैं, पर अभी ये तुम्हारी मजबूरी भी है। वादा करो अपनी माँ से अब किसी को पलटकर जवाब नहीं दोगी। क्यों? उसने क्रोध से पूछा। मालती ने दुख भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें ही नहीं, हम सबको इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी मेरी बच्ची, क्योंकि अब तुम्हारे पापा नहीं है। हमें परिवार के वो सभी रिश्ते ही बाहर की समस्याओं में सहायता करेंगे जो माँ पिता समान है। ठीक है, कहकर उसने आधे मन से ही दादी से माफ़ी मांग ली। पिता की हाल ही में हुई मृत्यु ने रिया के 10 वर्ष के बाल मन पर यूं ही सबसे कटु निशान छोड़ दिए थे। इतने रिश्तेदार उनके अपने पैतृक घर में कभी नहीं देखे थे। सब रिश्तों के वास्तविक और सामाजिक परिचय उससे उनकी पहचान सब कुछ उसके मस्तिष्क में छप गए थे। उससे नया परिचय उसकी दादी रोज करवाती की। कभी वो उसे सापनी कहती तो कभी नागिन, क्योंकि उस पर आरोप था कि उसने अपने पिता को ही खा लिया है। जबकि वह इस संबोधनों को सुनकर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करती कि गलती तो मैं लगती तो मैं इंसान ही हूँ, दादी क्यों ऐसा कहती हैं? रिया ने स्वयं को शीशे में देखने के बाद खुद को ये तसल्ली दी कि वो मनुष्य ही है, उसकी बनावट सर्प जैसी ने है ही नहीं। कुछ दिनों बाद पुत्र की असमय मृत्यु से क्रोधित दादी ने फिर गोद में बच्ची को नया नाम दिया, तुम कमबख्त हो। इस बार उस बच्ची ने उसका अर्थ पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि जिसके पिता मर जाते हैं वो कमबख्त होते हैं। रिया ने उंगलियों पर कुछ गिनते हुए प्रश्न किया, दादी जी आप भी अपने पिताजी से लड़ाई हुई है क्या? मेरे पापा के मरने पर वो तो आए ही नहीं, उन्हें भी तो यहाँ होना चाहिए था। दादी ने अपने पिता की याद में अत्यंत भावुक होकर कहा, उनका स्वर्गवास हुए तो करीब 25 साल हो गए। रिया ने इस बार अपने दोनों हाथों से खुश होकर ताली बजाते हुए कहा, वाह सेम टू सेम, मेरे भी पापा मर गए और आपके भी, हम दोनों ही कमबख्त हैं। और निरुत्तर दादी का चेहरा लज्जा से झुक गया। उधर मन ही मन में लज्जित दादी अपनी ही रची हुई उपमाओं में के जाल में मछली के समान छटपटा रही थी, क्योंकि इस बार उसका तीर पलटकर उन्हीं पर जो आ गया था। कुछ देर तक वो उनके जवाब से हंसप्रत रही, फिर थोड़ी देर में पुनः अपने स्वभाव में वापस आ गई और रिया की उसकी माँ से एक बार उसकी शिकायत की नौबत आ गई थी। सुलोचना देवी तैस में आकर बोली, क्यों री सुरेश की बहू, यही संस्कार दिए हैं छोरियों को तूने कि बड़ों का अपमान करे, उनसे जवान लड़ाए। अरे भाई तो है नहीं, एक बाप ही था, उसे भी खा गई नागिन। रिया इस बार बिलख कर रो पड़ी और बोली, मम्मी प्लीज आप इस बार माफी मांगने को मत कहना। रिया का बालमन उस दुर्घटना से हिला हुआ पहले ही था, अब आए दिन के उन कटुन वचनों से आहत भी रहने लगा। सुलोचना देवी के मिलने जुलने वाले की सोच भी उनसे विगल न थी। उस पर वो जो कुछ भी बोलती उसे सुनना मालती की तो व्यवस्था बहू होने के कारण थी, पर रिया और उसकी बहनें वह तो उन्हीं के बेटे की संतान थी जिन्हें कोसे जाने उसकी समझ से बाहर थी। उसका बालमन अभी भी नैतिक शिक्षा के पाठ में अटका रहता कि सच बोलो, बड़ों का आदर करो, और यदि गलती हो तो उन
उनसे तुरंत माफ़ी माँगनी चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और अगर कुछ सवालों के जवाब न मिले तो उन्हें इन दादाजी की किताबों में खोजा करो, कहकर मालती ने रिया का परिचय दादाजी की अलमारी में रखी रामायण, गीता और महाभारत की किताबों से करवाया। धीरे-धीरे रिया उन किताबों में डूबने लगी और अपनी बहनों को भी समय काटने को उसमें से कहानी सुनाती। कुछ समय बीत गया और मालती का भाई उसे मायके ले जाने के लिए आया। बच्चों ने भी एक चैन की सांस ली कि कुछ समय कड़वी बातों से दूर तो रहेंगे, मगर उधर भी नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। संपन्न मायके में जहाँ मालती को उस पर पड़े दुख से घरवाले दिन समझते, उसके पिता ने उन पर एक नज़र डाली और सामान्य सी बातचीत कर कर्तव्यों से इतिश्री कर ली। भाई भाभी भी वही उन बच्चियों से अजीब सी दूरी बनाकर रखते। इतना एहसास तो उनको भी हो चुका था कि अपने साथ हुए बर्ताव से कि एक सप्ताह भी बोझ की तरह कटेगा, कि अब हमें प्रेम और अपनेपन की आशा किसी से नहीं। नाना जहाँ अपने दोनों बेटे के बच्चों पर ममता लुटाते, वहीं चंद दिनों के लिए आए बच्चों से संयत बातचीत करते। पितृ छाया से वंचित बच्चों उनमें पिता का अंश खोजते। मालती ने बच्चियों को सिखाया था कि तुम्हें घरेलू कार्यों में भी कुशलता सीखनी चाहिए। बड़े खुश होते हैं। शाम को नाना के आने पर रिया ने अपने पिता की तरह ज्यों ही उन्हें चाय और नाश्ता रखा, उन्होंने अपने पास बैठने को कहा। स्नेह की प्यासी रिया ज्यों ही बैठी, पढ़ाई की बातें से शुरू हुई उसके दादी दादा के आर्थिक स्तर पर सवाल और उसके अपमान पर रुकी। वह भी उन बातों पर जिनमें उसका कोई दोष न था। उसने सवाल कर दिया, नाना जी, इसमें मेरी मम्मी की क्या गलती? पहले आपने ही उनकी शादी वहाँ की और अब आप ही बुराई कर रहे हैं। मालती वो क्रोध में बौखलाकर बोले, ले जाओ इसे यहाँ से, बहुत वाचल है ये लड़की। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बाप भाई है नहीं, क्या होगा इस लड़की का? मालती अंदर से आई और झट से एक थप्पड़ जड़ दिया बेटी के गाल पर। माफी मांगो इसी वक्त। माँ को क्रोध से कांपते देख रिया ने फिर आधे मन से माफी मांग ली, पर रिया ने घर वापस लौटने के बाद उन्होंने उन लोगों से बात न करने की प्रतिज्ञा सी कर ली। उसे अपने दादाजी का साथ अधिक भाता था। थोड़े दिन बाद मालती की नौकरी लग गई। रिया और उसकी बहनें भी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अब वह ननिहाल जाती भी तो नकारात्मक मामाओं और नाना की बातों से भरसक बचने का प्रयास करती। ग्रेजुएशन करती रिया अब मन की बात कम करती। अब बच्चे ननिहाल जाने से मना कर देते और मालती भी नौकरी का हवाला दे बचने का प्रयास करती। एक दिन उसके नाना जी ही मालती की ससुराल मिलने आए। रिया और उसकी बहनों ने उनका खूब सत्कार किया। उन्होंने मालती से कहा कि यह तुम्हारी बेटी अगर बात कम करे तो हीरा है हीरा, बस नीम की तरह करवाहट न हो तो सर्वगुण संपन्न है। बड़ों को सम्मान देने की सीख पर अमल करना। नाना जी, मैं आदर करती हूँ। मालती ने चुप रहने का इशारा भी किया और कहा, बहुत बागी हो रही है, बोलने दे इसे मालती, तभी शायद ये सिलसिला खत्म हो, निकल जाने दे मन की बात। नाना ने कहा। रिया रोते हुए कहने लगी, ये सिलसिला मैं भी रोकना चाहती हूँ। ये करवाहट यूं ही तो नहीं जन्मी मेरे भीतर। अगर मेरे पापा नहीं है तो इसमें कम उम्र में न होने के लिए हमारे साथ-साथ उनमें उनसे जुड़ा हर रिश्ता भी उतना ही दोषी है। हमें बिना अपराध अपनों से बड़ों ही अकारण ही कड़वी बातें क्यों सुननी पड़ती है और सहन न होने पर कुछ कहो तो माफ़ी भी माँगनी पड़ती है। क्या आयु में बड़े होने से किसी छोटे के साथ किए गए दुर्व्यवहार नहीं होता? थप्पड़ का माफ़ी से कोई लेना-देना नहीं होता? इसके इस मासूम सवाल का उत्तर देने की शायद किसी में हिम्मत न थी। रिया के प्रश्नों और मालती की भरी और वेदती आंखों को अपनी तरफ देखते हुए सन से रह गए। सुलोचना देवी भी खड़ी थी। उसके बचपन में बोए गए कटु वचनों की फसल इस तरह लहराएगी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सत्वरता भरे माहौल में जहाँ वो अपनी बातों पर विचार करने में डूबे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोले, बच्चों, शायद हम बड़े ही जाने अनजाने में अपने मन की करवाहट उड़ेल जाते हैं, बिना ये सोचे कि ये करवाहट आखिर किसे झुलसा रही है, हमारे ही अगली पीढ़ी को। तुम्हारी बात भी वाजिब है। सिर झुकाए सुलोचना देवी भी बोली, गलती तो हुई है हमसे। तुम बच्चों के प्यार के बदले कड़वे बोल। सही बात है समधी जी, हम बड़ों को भी अपने सम्मान का लिहाज रखकर बच्चों के कोमल मन का ध्यान रखना चाहिए। रिया इस बार दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब